गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविलेज। आप सभी का सिविलेज में आज फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एक ऐसे साम्राज्य के बारे में बात कर रहे थे जो कि बंगाल का बहुत ही समृद्ध साम्राज्य था। आखिरकार वो कैसे अंग्रेजों के चंगुल में फंस गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत वहां बंगाल से अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया और बंगाल से साम्राज्य को सुदृढ़ करने के पश्चात पूरे भारत पर अपने कदम जमा लिए। तो हमने जाना था कि जो नवीन राज्यों के उदय में हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले बंगाल का उदय देख रहे थे कि बंगाल के राज्य का उदय कैसे हुआ था। तो बंगाल में जो मुर्शीद कुली खां था के समय में बंगाल बहुत समृद्ध हो गया था। जो मुर्शीद कुली था इसको औरंगजेब ने 1700 ईस्वी से ही बंगाल का दीवान बना दिया था और 1717 ईस्वी में ये बंगाल का सूबेदार बन बैठा था। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में जान रहे थे और हमने इसके कालक्रम और सीक्वेंस को जाना था कि कितने बंगाल में टोटल कितने नवाबों ने शासन किया। तो बंगाल में 11 नवाबों ने शासन किया था, जिसमें कि मुर्शीद कुली खां 1713 से 1727 था। 1727 के बाद इसका दमाद सुजाउद्दीन हुआ, फिर इसका बेटा सरफराज खान हुआ, सरफराज खान के बाद अली वर्दी खां हुआ। ठीक है, अली वर्दी खां का छोटी बेटी का पुत्र था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला हुआ। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में, जो कि 23 जून 1757 ईस्वी को लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया, इसमें हार हुई और अंततः मीरन के द्वारा, जो कि मीर जाफर का पुत्र था, इसके पुत्र द्वारा ये भागकर मुर्शिदाबाद में पहुंचा और मारा गया। इसके बाद मीर जाफर हुआ। मीर जाफर को इसके ही एक दरबारी के द्वारा लॉर्ड क्लाइव का गधा की संज्ञा दी गई थी। इसके बाद मीर कासिम हुआ। मीर कासिम के बाद फिर पुनः मीर जाफर बना। मीर कासिम के समय बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हुई, जिसमें कि बक्सर के युद्ध की घटना घटी, है ना, जो कि 24 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पूर्णतः बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया और ये भारत की शक्ति बन बैठे। ठीक है, फिर मीर जाफर पाया, फिर निजामुद्दौला, सैफुद्दौला, मुबारकुद्दौला। इनका कार्यकाल इतिहास की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें मीर जाफर तक जानना है। हमने को रिवीजन करना था, हम एक पार्ट में पढ़ चुके थे। जैसे मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र बंगाल का पहला नवाब बना था, जबकि मुबारकुद्दौला लास्ट का नवाब बना था। आप मैप में देख सकते। फिर हमने जाना था कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे कैसे बंगाल पर कदम अपने जमाए। तो सबसे पहले अंग्रेजों को 1651 में जो बंगाल का सूबेदार था शाह शुजा, 1651 में शाह शुजा से अनुमति मिल गई। कैसी अनुमति? एक महिला थी डॉक्टर बॉटन, उसके द्वारा राजघराने की एक महिला का, है ना, डॉक्टर बॉटन थे, उसके द्वारा राजघराने की एक महिला का स्वास्थ्य ठीक करने के बाद जो चिकित्सा हुई, एक प्रसन्न हुआ और 3000 में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। अब बात करते हैं 1698 की। तो 1698 में जमींदार सूबेदार अजीम उस्सान था, जो कि औरंगजेब का बेटा था और शासन कर रहा था सूबेदार बंगाल पर। ठीक है, तो मात्र 1200 रुपए में इसने 3 गांव सूतानाती, कालीकता, गोविंदपुरा को जमींदारी अंग्रेजों को दे दी। यहाँ पे ही कलांतर में अंग्रेजों ने कलकत्ता शहर बसाया जॉब चार्जनॉक के द्वारा। ठीक है, फिर आया 1717, जिसमें कि मान के चलो किसका, फर्रुखशायर का गोल्डन फरमान हुआ था। इसे ही कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इस मैग्ना कार्टा के माध्यम से ही कंपनी ने मुक्त व्यापार की स्थायी मान के चलो छूट प्राप्त कर ली थी। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में हमने देखा था कि मुर्शीद कुली खां की जो नीतियां थी, आर्थिक नीति क्या थी और उसकी प्रशासनिक नीति क्या थी। ये सबसे पहले औरंगजेब के द्वारा 1717 में दीवान बनाया गया, फिर 1717 में मुगल सम्राट द्वारा सूबेदार बनाया गया। लेकिन ये बंगाल का वास्तविक सूबेदार कहा जाता है 1700 ईस्वी से ही था। इसने ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद, राजधानी 2 बार परिवर्तन हुआ था। एक बार मीर कासिम के काल में हुआ था और एक बार आप मुर्शीद कुली, ये ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया था, वो बंदा मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था राजधानी। ठीक है, मुंगेर। तो राजधानी का क्रम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आता है। 1700 ईस्वी में वास्तविक शासक बना, मुगल सत्ता कमजोर हुई तो ये स्वतंत्र हो गया, लेकिन कूटनीति में समझ के कारण ये मुगलों को अपना नजराना भेजता रहा। ठीक है,
और अपनी जो पद की पुष्टि है मुगलों के द्वारा इसने करवा के रखी थी। अब राजधानी परिबंधन में इसको मकसूदाबाद कहा जाता था मुर्शिदाबाद को पहले। तो यहाँ इन्होंने राजनीति मुर्शिदकुला की आर्थिक नीति मैंने खालसा भूमि, जो सामंतों की बड़ी बड़ी भूमियां होती थी, इनको सरकार के एक बड़े भाग खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। अब इजारा व्यवस्था, चूंकि भू राजस्व वसूल करने के लिए इन्होंने क्या किया, ठेके पर भूमि दे दी थी, तो लोग भू राजस्व वसूलते थे। एक इन्होंने तकावी ऋण चलाया, क्योंकि किसान भू राजस्व नहीं चुका पाते थे तो किसानों को ये अग्रिम ऋण प्रदान कर देते थे। अग्रिम ऋण की मैं आपको ऋण दे रहा हूं, आप भू राजस्व चुकाइए, आपकी जमीन नीलाम नहीं होगी। तो इस तरह की इन्होंने कुल मिला के है तो किसानों का शोषण ही है, आप इसको देख ही रहे होंगे। जमींदारी विद्रोह, इसके समय में 3 विद्रोह हुआ था, एक तो सीताराम, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद का। एक तो नजात खां और सुजात खां का विद्रोह हुआ था, दूसरा विद्रोह सुजात और तीसरा नजात है, आप याद रख लेंगे। मुर्शिद कुली खान ने रोजगार के मामले में हिंदू मुस्लिमों को रोजगार दिए। के बाद इसका बेटा आया सुजाउद्दीन, इसका दमान था। सरफराज खां सत्ता का, सुजाउद्दीन ये बिहार का सूबेदार था। गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को अलीवर्दी खान ने मारकर अलीवर्दी शासन किया। अलीवर्दी खान के बाद बात करते हैं, अलीवर्दी का काल जो 1740 से 1756 था, उस समय बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। ठीक है, इसने चूंकि इसने मुगलों को जो इसके काल में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वितीय था, है ना, मोहम्मद शाह जिसको रंगीला के नाम से जाना जाता था, उसके ही समय में स्वतंत्र राज्य बने। तो ये राज्य जैसे कर्नाटक सादतुल्ला खान ने स्थापना की, अवध की सादत खान ने की, और हैदराबाद ने किनकलेज खान, निजाम मुल्क के नाम से जाना जाता था, उसने हैदराबाद की, और बंगाल में मुर्शिद कुली खां की स्थापना। तो ये जो स्वतंत्र राज्य बने, जो स्वतंत्र राज्य किसके काल में बने, ये मुगल सम्राट मोहम्मद शाह आलम द्वितीय के काल में, उसी के काल में। और नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में। ईरानी शासक था जो ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। सत्ता को छीनने के बाद अलीवर्दी खान ने तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद की स्वीकृति करवा ली थी, या स्थायी बनवा लिया था। और फिर कुछ वर्षों के बाद मुगल सम्राट को इसने टोटली धन देना बंद या नजराना भेजना बंद कर दिया। इस बंद करने से इसका जो सम्राट था, इसका जो राज्य था, वो बंगाल का स्वर्ग बन गया। क्योंकि ये मराठाओं से परेशान था, तो इसने 1791 में उनको चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया था। 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ वसूलना देना स्वीकार किया। और उस समय मराठा भोंसले थे, रघुजी भोंसले, इनसे मराठाओं के आक्रमण से अलीवर्दी खां परेशान था, इतना याद रखिए, क्योंकि मराठे भी उस समय अपने आप में एक शक्ति थे। यूरोपियों की नीति मधुमक्खी का, इसने कहा था कि यूरोपीय एक मधुमक्खी की तरह है, उनसे ना बोलो तो ये शहद देंगी, यदि बोलोगे तो ये काट काट के मार डालेंगी। इस तरह से इन्होंने एक यूरोपीय शासक यानी अंग्रेजों के बारे में पंक्ति या लोकोक्ति को दिया था। अलीवर्दी खां यूरोपियन कंपनी की ताकत समझता था, उन्हें बंगाल में किलेबंदी करने से रोके रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद जो इसका अलीवर्दी की जो पुत्री थी, छोटी पुत्री अमीनी बेगम, उसका पुत्र हुआ सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला शासक बना। सिराजुद्दौला के समय 3 कठिनाइयां थी। एक तो शौकत जंग जो पूर्णिया का शासक था, वो इसका दुश्मन था, अंग्रेज तो सबसे बड़े दुश्मन थे, और इसकी मौसी घसीटी बेगम, क्योंकि इसने इसकी संपत्ति को जब्त कर लिया था सिराजुद्दौला ने। ठीक है, तो जैसे ही इसने शासन किया, उसने मूव कर दिया था पूर्णिया की ओर। पूर्णिया के शासक शौकत जंग को इसने मार डाला। उसमें मनहारी का युद्ध हुआ था सितंबर अक्टूबर 1756। ये याद रखना, मनहारी का युद्ध कब हुआ था, सितंबर अक्टूबर 1756। ठीक है, अक्टूबर 1756 में ये युद्ध हुआ था भाई। इसमें इन्होंने मार डाला था शौकत जंग को। क्लियर है, अंग्रेज सबसे बड़े शत्रु थे। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों का अहंकार। इसके बाद अंग्रेजों ने, चूंकि अंग्रेज तात्काल फ्रांसीसी में सप्तवर्षीय 1756 में युद्ध जैसे ही स्टार्ट हुआ यूरोप में, जो कि फ्रांसीसी व अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया, तो भारत में भी इन्होंने क्या हुआ, उस फ्रांसीसी युद्ध के प्रभाव से भारत में अपनी अपनी किलेबंदी करवाई। मैंने बताया था कि फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में अपनी किलेबंदी करवाई और अंग्रेजों ने कलकत्ता में। चूंकि फ्रांसीसी में अलीवर्द सिराजुद्दौला खान ने मना किया, तो फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने थे। वो अपनी फोर्ट को किलेबंदी करवाते रहे। तो सिराजुद्दौला को उसने अपने लिए एक चुनौती समझा, अंग्रेज नहीं माने, और तो उसने सीधा 4 जून को कासिम बाजार पर आक्रमण कर लिया और उस पर कब्जा कर लिया, फैक्ट्री पर अधिकार। फिर इसने 15 जून, ये 20 जून नहीं है, 15 जून को उसने नवाब के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। तो इसके बाद यहाँ के अंग्रेज अधिकारी जो गवर्नर लेक था,
और इसके सेनापति गवर्नर ड्रैक था और सेनापति मिंचिन था, उसके अधिकारी थे, वो इस फुल्टा द्वीप में भाग गए थे। ठीक है, कौन से द्वीप में भाग गए थे? इस फुल्टा द्वीप में। ओके, तो फुल्टा द्वीप में इन्होंने शरण ली। फिर नेक्स्ट जब अंग्रेजों मद्रास खबर पहुंची, तो मद्रास में उस समय गवर्नर जनरल सेनापति लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था, उस समय वाटसन था एडमिरल नौसेना का। वहां से उन्होंने बंगाल की खाड़ी के पूर्व से होते हुए यहाँ पर बंगाल के डेल्टा यानी कलकत्ता में अपनी सेना को मूव किया, वहां से मूवमेंट हुआ। तो 20 जून को बताते हैं एक 1756 में काल कोठरी की घटना हुई, जिसमें कि अंग्रेज एक अधिकारी था जेड हालवेल, में 146 अंग्रेज थे। इन्होंने कहा औरंगजेब ने एक 18 फुट और 14 फुट 10 इंच की छोटी सी कोठी में 146 लोगों को बंद कर दिया, इसमें जार्ड हेलवेल भी थी। कितने लोगों में से मतलब 146 में से मात्र 3 लोग ही सुबह जिंदा निकले, 23 व्यक्ति ही जीवित रहे, जिसमें कि जेड हॉलवेल था 146 अंग्रेजों में। ठीक है, फिर जेड काल कोठरी की घटना या ब्लैक पर्ल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 20 जून 1756 को आता है। इस घटना की खबर ने मद्रास में बैठे अंग्रेजों के प्रतिशोध की आग से भर दिया। हाँ, अब इसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ, मैं बताता। प्लासी का 9 फरवरी को अलीनगर की संधि हुई। 9 फरवरी को अलीनगर की संधि में ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिन्होंने इनके जो कंपनी के क्षेत्राधिकार थे, विशेषाधिकार थे, पुनः बहाल कर दिए थे और कंपनी को सिक्के ढालने के लिए टकसाल की आज्ञा दे दी थी और किले को दुर्गीकृत करवाने की आज्ञा दी। चूंकि जो रॉबर्ट क्लाइव था, इसने 2 फरवरी को इसने क्या किया, एक मानिक चंद था क्लाइव का, मानिक चंद को रिश्वत लेके अपनी ओर कर लिया था, इसलिए अलीनगर की संधि इसको मजबूरन करनी पड़ी थी, किसको? सिराजुद्दौला को। तो इन्होंने मुंबई में 18 अगस्त को अपनी टकसाल ढाल ली। ठीक है, सबसे बड़ी बंगाल में ही क्या की, अपने सिक्कों की ढालने की अनुमति मिली, एक टकसाल बना दी। ओके, अब चूंकि 13 मार्च को 1757 को इन्होंने क्या किया, फ्रांसीसियों के चंद्रनगर पे भी कब्जा कर लिया। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था, इसने जैसे ही कब्जा किया तो जो सिराजुद्दौला था उसने संधि का अपने लिए उल्लंघन माना। तो उल्लंघन मानने के बाद सीधा 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध स्टार्ट होता है। 23 जून 1757 को इन्होंने आक्रमण कर दिया। अब चूंकि मीर जाफर जो इसका सेनापति था, वो बहुत बड़ा गद्दार था, यानी पूरा षड्यंत्र दरबार में जमाया जा चुका था सेनापति, और एक राय दुर्लभ था जो दीवान था और वित्त मंत्री था। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप माय राज से इनको याद रखना। ये मीर जाफर था, ये आपका वाई से आप किसको पढ़ेंगे? वाई से पढ़ेंगे अत्यंत व्यापारी अमीन चंद, ये से अमीन चंद था, और यार लतीफ, वाई से यार लतीफ होगा, ये मुख्य अधिकारी था। ये सब इन्होंने षड्यंत्रकारी थे। और आर से पढ़ेंगे राय दुर्लभ, ये दीवान व वित्त मंत्री था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय राज। ओके, ठीक है, तो आप इससे ट्रिक से इनके नाम याद रखेंगे। और ये बीच में जो ए आ रहा है, ये अमीन चंद, इसके माध्यम से ही, मध्यस्थता से ही रॉबर्ट क्लाइव इन लोगों के बीच, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनके बीच पहुंचा था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो इसने दरबार में षड्यंत्र पहले ही हो चुका था। अब जैसे ही प्लासी का युद्ध हुआ, तो अब आप देखिए इनके 3150 सैनिक ही थे, है ना, जो अंग्रेजों के थे, जिसमें इसमें 100 तोपची थे, 50 नाविक थे और 950 यूरोपीय सेना, तो 2100 भारतीय सैनिक थे। लेकिन इसके 50,000 सैनिक थे। सबसे मेन गद्दारी तो मीर जाफर जो सेनापति था, सेना लड़ी ही नहीं उसकी तरफ से, तो इन्होंने क्या किया, आक्रमण करके इन पे कब्जा कर लिया। इसके बंगाल की ओर से, नवाब की ओर से केवल मीर मदान और मोहन लाल एक फ्रांसीसी सेना की छोटी सी टुकड़ी लड़ रही थी। चूंकि मीर मदान युद्ध में ही मारा गया। अब नवाब मुर्शिदाबाद भाग गया, तो मुर्शिदाबाद में मीरन, क्योंकि मीर जाफर का लड़का था, वो शासन कर रहा था, तो मुर्शिदाबाद भागते ही उसने नवाब का चाकू से मार डाला या अंत कर दिया। तो इस तरह से नवाब सिराजुद्दौला का अंत हो गया। ठीक है, मोहम्मद बेग ने मारा था, इन्होंने आदेश दिया था मीरन ने, मोहम्मद बेग ने। अब चूंकि कंपनी का धन, यहां से अंग्रेजों को क्या मिला, बहुत बड़ा धन। चूंकि युद्ध के लिए सबसे बड़ा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, उसको 24 परगने की जमींदारी दी गई,
कंपनी के बंगाल विशाल 24 परगना की जमींदारी प्राप्त हुई। क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव को 2,34,000 नगद राशि दी गई और 50 लाख रुपए सेना के खर्चा के लिए, नाविकों के खर्चा के लिए दी गई। इतना धन बंगाल का युद्ध के मतलब हर जाने के रूप में चला गया। ठीक है, प्लासी कोई वास्तविक युद्ध नहीं हुआ बल्कि एक विशाल आर्थिक डकैती जैसा हो गया जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी। अब देखिए मीर जाफर का काल हुआ। अब मीर जाफर 1757 से 1760 बैठा है। इसे क्लाइव का गधा कहा। इसके एक दरबारी है ना जो मुर्शिदाबाद में रहता था की उपाधि दी और पूरी तरह से अंग्रेजों के इशारे पर चलता रहता था, यानी अंग्रेजों की कठपुतली भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखना। अब 25 फरवरी 1760 ईस्वी को क्लाइव वापस इंग्लैंड चला गया। जब मीर जाफर कंपनी की धन की विपाशा शांत नहीं कर सका, मतलब इन्होंने इतना धन दिया तो इसकी कंपनी की और डिजायर बढ़ी कि भाई और धन दो, तो उसको हटा दिया गया मीर जाफर को। फिर मीर कासिम को बना दिया गया कि ये मीर कासिम हमें धन देगा। चूंकि मीर कासिम अली वर्दी खां के दूसरा योग्य और बुद्धिमान नवाब था बंगाल का, तो इन्होंने अंग्रेज के षड्यंत्र से बचने के लिए कलकत्ता में अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। ये ठीक है, क्योंकि कलकत्ता या मुर्शिदाबाद के पास अंग्रेजों के षड्यंत्र, दरबारी षड्यंत्र से बचना चाहता था और ये अपनी राजधानी को मुंगेर ले गया। ठीक है, अली वर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था। कठपुतली बनकर ये नहीं रहना चाहता था। इसने राजधानी परिवर्तन की और बिहार के उप सूबेदार राम नारायण का इसने वध कर दिया था। इसी ही बिहार की घटना कहते हैं। ये 1763 में हुई। व्यापार कंपनी के, चूंकि ये कंपनी का षड्यंत्रकारी था, ठीक है, कंपनी के कर्मचारी दस्तक का भारी दुरुपयोग करते थे। इससे परेशान होकर मीर कासिम ने सभी भारतीय व्यापारियों के लिए भी आंतरिक व्यापार खोल दिया था। मतलब इन्होंने कंपनी के व्यापारी दस्तक के से जो व्यापार था, जो वाणिज्यिक नीतियां थी, उसका उल्लंघन करते थे। वो भारतीय व्यापारियों को वो छूट नहीं थी। तो मीर कासिम ने ये किया कि भाई आप जब इस तरह की कर रहे हैं तो हम भारतीय व्यापारियों को भी क्या करेंगे, छूट देंगे, कर मुक्त व्यापार की। पटना की घटना की पृष्ठभूमि 1763 में जमी। 1763 में ये हुआ कि पटना पर हमला किसने किया था? कंपनी के कर्मचारी का कर मुक्त बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि मीर कासिम ने भारतीयों को भी कर मुक्त व्यापार करने की वो दे दी थी, छूट दे दी थी, जबकि अंग्रेज चाहते थे कि आप इनको छूट मत दो, तो वो इसका बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो पटना की एक व्यापारिक कोठी पर एक अंग्रेज प्रमुख थे एलिस, उन्होंने भड़क कर पटना शहर पर आक्रमण कर दिया। अब नवाब का पलटवार हुआ। नवाब ने इनको हराया। मीर कासिम ने जवाबी हमला किया और बुरी तरह पराजित किया और बंदी बना दिया। और अंग्रेजों को ये बात रास नहीं आई, तो उन्होंने पटना में युद्ध की घोषणा कर दी जुलाई 1763 में। पटना की इस घटना के कारण 1763 में क्या हो गया, मीर कासिम के बाद विरुद्ध सीधे युद्ध की घोषणा कर दी अंग्रेजों ने। अब चूंकि अंग्रेजों ने, ये तो बहुत प्रभावशाली थे अंग्रेज, तो इसको हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया? मीर जाफर को। उसके जगह फिर मीर कासिम को हटा दिया गया और उसकी जगह मीर जाफर को फिर क्या किया, दोबारा से मीर जाफर को 1763 और 65 को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया, जो अंग्रेजों का गधा, क्लाइव का गधा, अंग्रेजों की कठपुतली था। ठीक है, यहीं से बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि डल जाती है। अब ये जो मीर कासिम था पराजित हुआ, वो पराजित होने के बाद ये अवध के शासक शुजाउद्दौला के पास चला गया। वहां पर उसकी मुलाकात मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से हुई। अब इन्हों की तिकड़ी बन गई। एक तो मीर कासिम जो बंगाल का आपदस्थ नवाब था, और दूसरा शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, तीसरा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इन तीनों की संयुक्त सेना ने मिलकर अंग्रेजों की सेना किसके, हेक्टर मुनरो के लीडरशिप में लड़ रही थी। सीधा 22 अक्टूबर 1764 लिखा है, 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हो जाता है, बक्सर का युद्ध। ठीक है, जिसमें कि इन तीनों की संयुक्त सेना को ये अंग्रेज हेक्टर मुनरो पराजित कर देता है। अब आप देखिए, इसी युद्ध के बाद भारत में कंपनी वास्तविक ब्रिटिश सत्ता की वास्तविक संस्थापक बन जाती है। ठीक है, और उसकी ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित कर देती है। मीर कासिम दिल्ली भाग गया, जहां पर 1717 में
1777 में उसकी मौत हो गई। प्लासी 1757 एक षड्यंत्र और धोखा था, एक प्रकार की डकैती थी जो रॉबर्ट क्लाइव ने गद्दारी से जीता था। और बक्सर एक पूर्ण व वास्तविक सैन्य विजय थी, ये प्रत्यक्ष युद्ध हुआ था, इसमें कोई षड्यंत्र नहीं था। हेक्टर मुर्रो ने विशाल सेना को युद्ध में पराजित कर दिया था और भारत में वास्तविक ब्रिटिश सत्ता की नींव रख दी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद इलाहाबाद की दो संधियां हुई। एक संधिया 16 अगस्त को हुई, एक 12 अगस्त को हुई। 16 अगस्त को जो संधि हुई वो नवाब अवध के नवाब सजाउद्दौला से हुई। जो 12 अगस्त को जो संधि हुई 1765 में, जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से हुई। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दीवानी अधिकार, कंपनी ने ये इसको दीवानी अधिकार दे दिए कंपनी को, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी दे दी, यानी राजस्व वसूलने के अधिकार मिल गए। यहीं से दौद शासन शुरू हो गया। ठीक है, 1765 से कौन सा शासन? दौद शासन। अब जो मुगल सम्राट को 26 लाख की पेंशन तय कर दी गई। ठीक है, और अवध से कड़ा पर इलाहाबाद को छीनकर, यानी ये अवध, ये शुजाउद्दौला से अवध से इसको छीनकर किसको दे दिए गए? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दी गई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो संधि हुई, नेक्स्ट संधि हुई किसके बीच में हुई? सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, आप इस स्लाइड पर रहिएगा। ओके, लोग संधियां देख रहे थे, नेक्स्ट संधि देखिए। हाँ, नेक्स्ट जो संधि हुई अवध के नवाब व शुजाउद्दौला के। देखो यहाँ का जो कड़ा व इलाहाबाद था, अवध के नवाब से छीना इन्होंने किसको दे दिया? मुगल सम्राट को। ठीक है, छोड़कर नवाब का शेष राज वापस कर दिया अंग्रेजों ने, और नवाब पर 50 लाख रुपए का भारी हर्जाना युद्ध के रूप में लिया गया। किससे? शुजाउद्दौला से। कंपनी का कब्जा, चुनार के दुर्ग पर अंग्रेजों का कब्जा, और अवध में मुक्त व्यापार की छूट मिल गई। और अवध में कंपनी को याद रखना, एक रेजिडेंट भी रखना पड़ा, कंपनी का रेजिडेंट भी रखना पड़ा, जो दरबार में क्या करते थे। रेजिडेंट ऐसा एक अंग्रेज अधिकारी होता था जो भी मुगल सम्राट, जो भी नवाब होता था उसके दरबार में रहता था, और ये अधिकारियों को बनाने मिटाने का निर्णयों में हस्तक्षेप करता था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो बंगाल के नवाब हैं या गवर्नर हैं, तो यहीं तक इम्पोर्टेंस है इसका, एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं क्वेश्चन और यहीं से आते हैं। ठीक है, अब अवध का राज्य है द ब्रिटिश बफर स्टेट, इसको हम बाद में जानेंगे, कि अवध के बारे में जानेंगे कि अवध क्या है, अवध के कौन कौन से शासक हुए। ठीक है, तो बाद में देखेंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।